हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। हमारा कीमोफिलस लॉरिका कहना चाहिए क्योंकि चैनल हम सबका है ना, इसलिए। तो आज है कौन सा डे? ट्यूसडे यानी +2 क्लास की वीडियो का डे है ना। तो जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, रॉयल्स लॉ कर रहे थे ना, उसी में मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट जो उसकी सीरीज आएगी रॉयल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, ठीक है। तो वो आज हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो आगे टॉपिक होगा फिर वो आगे करते करते कनेक्टेड होगा, तो इसलिए क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलो, पिछला आई होप आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ लास्ट वीडियो देख के आओ, क्योंकि रॉयल्स लॉ का जो बेसिक है वो उसी वीडियो में है। तो अगर आपको कोरिलेट करना है, समझना होगा, तो थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा ना, तभी पता लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक। रॉयल्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए आपने कैलकुलेट करना है। पहले वाले में क्या था, वोलेटाइल ही था, दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों चीज़, ठीक है। तो इसमें फ़र्क क्या पड़ जाएगा, देखो पहले आपकी सारी चीज़ ऐसी थी जो वोलेटाइल थी, उसके वेपर्स बन जाते थे। अब कुछ चीज़ ऐसी है जिसके वेपर्स बनते हैं और कुछ के नहीं बनते, तो ऑब्वियसली बात है वेपर प्रेशर पे फ़र्क पड़ेगा। कहाँ थे हम लोग, वो प्लेन जा रहा था तो उसका शोर बहुत ज़्यादा आ गया, इसलिए वीडियो स्टॉप करनी पड़ी। दोबारा स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था वहीं पे, है ना। आई वॉज टेलिंग अबाउट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के बारे में, कि अगर सपोज करो, देखो आपके सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही वेपर्स बनाते हैं तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर दोनों में से एक चीज़ ऐसी है जो वेपर नहीं बनाती, राइट, अगर वेपर नहीं बनाती है तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर में फ़र्क आ जाएगा। उस पर बेस्ड है आपका रॉयल्स लॉ, मतलब लॉ जिस तरह से अप्लाई करना है वो तो सेम चीज़ है, बट डेफिनेटली आपकी जो वैल्यू आएगी या कुछ आएगा उसमें चेंज आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है आपकी बात। ओके, सो प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब क्या है, देखो जो सॉल्यूशन है आपका, नीचे लिक्विड है, उसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एस्केप करके ऊपर जो एरिया खाली होता है जैसे ये वाला, वहां जाएंगे वेपर्स बन के, ठीक है। वो टेंडेंसी, वो एबिलिटी कम हो जाती है अगर आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। रीजन क्या है, देखो फिगर देखते आपको क्लियर हो जाएगा। ये प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे आपके बहुत सारे वेपर्स नजर आ रहे हैं। ये है आपका सॉल्यूशन जिसमें कि आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, और सॉल्यूट पार्टिकल्स जो डले हुए हैं वो नॉन वोलेटाइल हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, दो कलर्स से मैंने ड्रॉ किया है, रेड एंड ब्लैक। ब्लैक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, रेड सॉल्यूट पार्टिकल्स है। तो जगह तो ये जो हाँ बीच बीच में रेड आ रहा है, वो इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की जगह ले रहे हैं ना। तो अगर आपका सपोज करो यहाँ पे बीच बीच में सॉल्यूट पार्टिकल्स आ जाएंगे, वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से पार्टिकल को ऊपर जाने से रोकेंगे, और वैसे भी नंबर कम हो जाएगा क्योंकि आपके कुछ पार्टिकल्स रिप्लेस हो गए। पहले आपके ऐसे पार्टिकल्स थे जो दोनों ही वेपर बनाते थे, अब नहीं है। तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो जाएगा इनटू द वेपर फेज। इसके लिए कहा जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हो ज़्यादा वेपर है, यहाँ कम वेपर है। और लेवल भी अगर आप देखो, इनिशियल लेवल दोनों का ये था, ठीक है। फाइनल लेवल में प्योर सॉल्वेंट का तो यहाँ है, बट इसका फाइनल लेवल ये रहा। तो यानी इतना सा ही सिर्फ जो गैप आ रहा है, सिर्फ उतने के ही वेपर्स बने हैं, ज़्यादा वेपर्स नहीं बन पाए हैं, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, दोबारा से कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, इट डिक्रीजेज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर फेज। की मतलब पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक जाने में उनकी जो टेंडेंसी है, एबिलिटी है, वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की जगह ले रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो एक तरह से कहना चाहिए क्या हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस पे बेस्ड पूरा आपका आगे एक डेरिवेशन भी कह सकते हो, एंड उसी पे बेस्ड फर्दर आगे एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी। तो अगला टॉपिक जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशन फॉर रॉयल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। ये जो आप एक्सप्रेशन निकालोगे ना, इसमें दो चीज़ें आपकी आ जाएंगी। एक तो किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है वो, उससे आगे आपका फर्दर क्या आएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। देखो रॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन उन्हीं का होता है। इसके बराबर होगा, फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो उसे याद करो, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, यही लेते थे आप, इसको आप ऐसे एक्सप्रेस करते थे, राइट। अगर आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, है ना, देन इट विल नॉट कंट्रीब्यूट इन टोटल वेपर प्रेशर, फाइन, क्योंकि वो वेपर्स तो बनाएगा नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो किसके बराबर है,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, मतलब ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है उस सॉल्यूशन का वो सिर्फ किसकी वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से। सॉल्यूट पार्टिकल्स आपने रिमूव ही कर दिए, हटा दिए, रिमूव कर दिया, मतलब उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इन वेपर प्रेशर, इस वजह से आपने डायरेक्टली क्या ले लिया, ये आप कह सकते हो कि इट कैन बी रिटन एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, रिप्लेस कर दिया आपने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो सेम वैसे ही जैसे पीएस, ये आपका रॉयड्स लॉ ही लगाया हुआ है आपने, पीएस सॉल्यूशन के लिए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे x1 कर दिया, 1 इज फॉर सॉल्वेंट एंड पी नॉट यानी कि प्योर स्टेट में। उसके बाद यहाँ से आप कह सकते हो कि आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसके लिए यहाँ एक ग्राफ है, ग्राफ पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि किस तरह से वेरी कर रहा है, प्रोपोर्शनेट कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना आपका वेपर प्रेशर चेंज होगा उतना ही आपका मोल फ्रैक्शन, दोनों एक दूसरे की सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो इसीलिए ये आपकी इस तरह से स्ट्रेट लाइन आई है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये यहाँ पे आ गया जहाँ पे 1 वैल्यू है। ठीक है, एक साइड हमने लिया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, दूसरी साइड हमने लिया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और स्लोप आपका क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, ये वाला। क्यों, क्योंकि tan थीटा आपका स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू पी नॉट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये ग्राफ यहाँ से आपका आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अब आप मोल फ्रैक्शन को रिप्लेस कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट था तो हम क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू n1 बाय n1 प्लस n2। ठीक है, अब रिप्लेस जो आपने फॉर्मूला लिखा था ना PS बाय पी नॉट इज इक्वल टू x1, उसमें आप वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करके आपका ये आ गया। उसके बाद हमें, मैंने आपसे कहा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में से, दोनों साइड को मतलब 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह की चीजें जब हम डिराइव करते हैं हमें करना पड़ता है। कई बार बच्चे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि मैम हमने ये ऐसा ही क्यों किया, कुछ और क्यों नहीं किया। तो देखो एक्चुअली जो फाइनल रिलेशन है वो आप डिराइव करना चाह रहे हो, है ना, वो फाइनल रिलेशन जब आपको पता होगा कैसे निकालना है कैसे नहीं, तो वो एक सीरीज ऑफ स्टेप है कि आपको वहां तक लेके जाना है, फाइनल आंसर आपका वो आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें निकालना था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस। तो अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस निकालना है तो जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्ट वाली चीज कहीं तो आनी चाहिए। अगर सब्ट्रैक्ट वाली चीज कहीं से नहीं आई है तो पी नॉट माइनस पी एस नहीं आ पाएगा, इस वजह से आपका ये किया गया। और 1 में से क्यों माइनस किया, -1 क्यों नहीं किया, अदरवाइज पी एस माइनस पी नॉट होता। ठीक है, चलो तो इस इधर भी माइनस किया, इधर भी माइनस किया, दोनों साइड आप सेम करोगे, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट, और इस साइड भी ऐसा आ जाएगा, इस साइड उल्टा हो जाएगा, जाहिर सी बात है आपने माइनस कर दिया 1 में से, 9(2) डिवाइड बाय n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ठीक, तो ये जो आपका रिलेशन आया, ये रिलेशन याद रखना। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, पी नॉट माइनस पी एस ये होता है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर कितना कम हो गया प्योर सॉल्वेंट का, उसमें से हमने किसका माइनस कर दिया, सॉल्यूशन का, तभी आया ना। ठीक है, उसके बाद जब आप इसकी रेशियो ले लेते हो देन इट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, रेशियो ले रहे हो। ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। ठीक है, मतलब आपने कोई रेफरेंस ले रखा है कि हाँ ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी, उसके बाद इतना कम हुआ, उसके हिसाब से आपने रेशियो कैलकुलेट किए। उसके बाद जो ये पार्ट है ये आपको पता ही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्यों, क्योंकि यहाँ n2 है। सो हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू, ये पूरा हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, किसका, एक सॉल्यूशन का जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। कहाँ से शुरू किया था हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का था ना, x1 था, यहाँ आते आते देखो लास्ट में क्या हो गया है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज इतने छोटे से चीज़ से जो आपका फॉर्मूला है पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो अगर न्यूमेरिकल आता है, डेरिवेशन आता है, कुछ भी चीज़ है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, उसमें भी आपके छोटी सी चीज़ से सिर्फ पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। राइट, सो बी केयरफुल, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ो। उसके बाद नेक्स्ट आता है रॉयड्स लॉ एज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ पढ़ा था ना आपने, उसमें और रॉयड्स लॉ में सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफरेंस भी है, वो हमें स्टडी करना है। इस पर आपका बेस्ड MCQ में थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या है रॉयड्स लॉ, वेपर प्रेशर आपका जिस भी कंपोनेंट का आप स्टडी कर रहे हो PA, ठीक है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन उसकी मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर उसी कंपोनेंट का प्योर स्टेट में।
ये हमारा रॉयल्स लॉ कहता है। अब देखते हैं हेनरीज लॉ क्या कहता है। होपफुली आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो दोबारा वीडियो देख लेना हेनरीज लॉ की, सो दैट रिवाइज हो जाए। बहुत सी चीज़ें ऐसा होता है हमें बार बार रेगुलर पढ़नी चाहिए या पढ़नी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि आप सारी चीज़ें एक बार में रिटेन नहीं कर पाते हो, है ना। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो डली हुई है आप चैनल पे, आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो, रिवाइज करो उसको, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट इज रियली आई कैन से इम्पॉर्टेंट। और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ टाइम बाद वो बार बार रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही टॉपिक जिसको कहते हैं ना, समझ में इतना ज़्यादा अच्छा आ जाता है कि आपको सिर्फ रिलेशन याद रह जाता है, उससे आप सारी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व कर लेते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब वो तो हो गया रॉयल्स लॉ। अब अगर सपोज करो गैस आपकी, सॉल्यूट हमने गैसियस स्टेट में ले लिया, ठीक है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो आप हेनरीज लॉ अप्लाई कर सकते हो, है ना। हेनरीज लॉ तभी लगेगा ना अगर आपकी गैसियस स्टेट है। तो पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए, यहाँ भी हमने ए कॉम्पोनेंट लिया, मोल फ्रैक्शन वहाँ भी था, उसके अलावा वहाँ पे क्या था, पी नॉट ए, यहाँ पे के एच आ गया। तो आप देख सकते हो दोनों में किसका फर्क है, सिर्फ इसी चीज़ का, ठीक है। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इनका फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और वैसे भी बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि अगर सॉल्यूट हेनरीज लॉ ओबे कर रहा होगा ना, तो एट द सेम टाइम जो सॉल्वेंट होगा उस सॉल्यूशन का वो रॉयल्स लॉ ओबे कर रहा होगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो, जस्ट ऑब्जर्व किया गया, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। अब हम करते हैं सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज आपकी क्या है, आप देख सकते हो दोनों लॉज एप्लीकेबल हैं टू द वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, मेनली आपके वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए हैं, है ना। मेनली भी क्या कहना चाहिए, जब आप वेपर प्रेशर की बात कर रहे हो दोनों जगह, तो इसका मतलब जो कंपोनेंट वोलेटाइल है उसी के ऊपर आप ये अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स वाला भी तो रिलेशन लगाया है रॉयल्स लॉ में, लगाया है, लेकिन वहाँ वेपर प्रेशर सॉल्यूट के रिगार्डिंग नहीं है, सॉल्वेंट के रिगार्डिंग है, ठीक है। सॉल्वेंट के रिगार्डिंग सॉल्वेंट आपका क्या था, वोलेटाइल था, तो मैंने जस्ट ये कहा कि आप ये लॉ वोलेटाइल कंपोनेंट पे अप्लाई करते हो, ओके। उसके बाद क्या है, दोनों आपके बताते हैं वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट के इन द सॉल्यूशन, इसके बारे में बताते हैं कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के। ये रिलेशन तो हमने दोनों का अभी देखा कि सिर्फ के एच और पी नॉट ए का फर्क है दोनों रिलेशन में, अदरवाइज मोल फ्रैक्शन दोनों चीज में कॉमन है। जिस कंपोनेंट का आप चेक कर रहे हो उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन भी आपको उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब डिससिमिलैरिटी की बात है, डिससिमिलैरिटी आप देख चुके हो सिर्फ इस चीज़ की है और किसी चीज़ की नहीं। एक जगह हेनरी कांस्टेंट है हेनरीज लॉ में, रॉयल्स लॉ में उसका प्योर कंपोनेंट का आपका वेपर प्रेशर आ गया, दोनों ही एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू है ना। और तो आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हो, कांस्टेंट वैल्यूज भी हो गई। सो आई होप अगर इस पे बेस्ड आपका कोई एमसीक्यू आएगा थ्योरेटिकल टाइप का, तो आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे। दोनों की सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज आपको पता लगी। रॉयल्स लॉ हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कर लिया। अब क्या बारी आई, अब हमारी बारी आई न्यूमेरिकल की, जो हम हमेशा से करते हैं। क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस किए बिना वो टॉपिक कभी क्लियर नहीं होता। ऑब्वियसली जहाँ न्यूमेरिकल है, ऐसा मत सोचना हर जगह न्यूमेरिकल है, जहाँ न्यूमेरिकल होगा वहीं करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। इनका दोनों का दिया हुआ है सेम टेम्परेचर पे, 200 मिलीमीटर Hg और 415, ये वेपर प्रेशर दिया हुआ है। ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का है ना, क्योंकि ये आपको ये बताएगा नहीं कि लिखा होगा प्योर सॉल्वेंट एंड ऑल, नहीं, इसी तरह से मेंशन होगा कि वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का, डाइक्लोरोमीथेन का इतने टेम्परेचर पे दोनों जगह दिया हुआ है, दैट इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। कैलकुलेट दो चीज़ें करनी है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म का हो, 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन का हो, ठीक है, ओके। तो आप क्या करोगे, दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करके प्लस कर दो, है ना, वो भी हम करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। याद है एक्स ए की जगह हमने एक बार वाई ए वाई बी कैलकुलेट किया था, वो यहाँ कैलकुलेट करना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको देखो क्या क्या चाहिए, यस, गिवन मास, मोलर मास, है ना, और तब जाके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। और आपको मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तो आपका ये तो दिया ही हुआ है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेपर प्रेशर आ जाएगा। उसके बाद दोनों के अलग अलग वेपर प्रेशर्स को इस तरह से प्लस कर लोगे। तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 कितना है, 25.5 ग्राम, ठीक है। और मास ऑफ दूसरा क्या था CH2Cl2, इसका है 40 ग्राम। मोलर मास कैलकुलेट करो दोनों का, मोलर मास ऑफ CHCl3 और मोलर मास ऑफ CH2Cl2, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करोगे, कार्बन का 12 हाइड्रोजन 1
और क्लोरीन का 3 इंटू है ना 35.5, तो ओवरऑल ये आपका आ जाएगा कैलकुलेट करके 119.5। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ये आप खुद से रफ पे कैलकुलेट करें, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पहले रफ पे कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद ये लिख दिया है, ठीक है। मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन का 85 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने दोनों का मास, मोलर मास लिख लिया सब, फिर मास और मोलर मास से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आप निकालोगे पहले क्लोरोफॉर्म के, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स आप निकालोगे CH2Cl2 के, ये आपका आ जाएगा कितना 40/85, ठीक। ये आपका आ गया 0.213 और ये आपका आ गया 470। देखो ये मैंने सारा कैलकुलेट कर रखा है, फिर भी आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, थोड़ा जल्दबाजी में मैंने कैलकुलेट किया था। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म 0.213, क्योंकि आपका इसका निकाल रहे हो ना, प्लस में डिवाइड में क्या आ जाएगा 0.313 प्लस 213 प्लस 470, इसकी वैल्यू आ गई 0.312। दूसरे का मोल फ्रैक्शन या तो कैलकुलेट करना है कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज क्या करते हैं हम 1 में से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 0.312 0.688। अब देखो कि क्या रह गया, आपको कैलकुलेट करना था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग दिस एंड दिस। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म के वेपर प्रेशर प्लस CH2Cl2 के। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इसका x CHCl3 का और प्योर वाला मतलब जो वैल्यू दी हुई है आपको वो, प्लस में x ऑफ CH2Cl2 मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट CH2Cl2। बस वैल्यूज पुट कर दो, मोल फ्रैक्शन आपने ऑलरेडी कैलकुलेट ही कर लिया है ना। तो कितना आपका आ गया, मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का था 0.312 और प्योर सॉल्वेंट का आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 एंड 415, तो यहाँ 200 आ जाएगा प्लस दूसरे का आपका आ गया कितना 688 इंटू 415, ठीक। ये आपकी वैल्यू आई थी 62.4, ठीक है ना, हाँ। और इसका हमने किया मल्टीप्लाई करके 285.5। इतनी कैलकुलेशन होती है, मैं इसलिए पहले से ही करके रख लेती हूँ सो दैट वरना तो वीडियोस में कट्स आते जाएंगे, आपको ऑलरेडी पता है ना। तो पहले से ही कैलकुलेट करके रख लो, ठीक रहता है। बाकी वैसे भी कैलकुलेशन है गाइज, मेन तो ये कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको कि कैसे मुझे करना आना चाहिए ना। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल वैल्यू आपकी आ जाती है 347.9 मिलीमीटर Hg। ये आपका पूरा फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे वेपर फेज किसी को याद है वाले में YA वाला जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला यहाँ लगेगा मतलब ये क्या था, ओके। तो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, ठीक है। फॉर्मूला आपने देखो दोनों का इंडिविजुअल निकाल लिया है ना, वेपर प्रेशर इंडिविजुअल जो आपने निकाला है उसे जब आप डिवाइड कर देते हो P टोटल से, मतलब टोटल वाले वेपर प्रेशर से, तो वो आपका आता है वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज, वैसे यहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे, एक का निकालोगे, इसको मैं लिख लेती हूँ YCHCl3, ठीक है। किसके बराबर होगा, स्मॉल p होना चाहिए, CH3 डिवाइड बाय P टोटल, यानी कि क्या आ जाएगा 62.4 डिवाइड बाय 347.9, आई थिंक यही वैल्यू थी ना, यस 347.9 मिलीमीटर। तो ये आपका कैलकुलेट करके वैल्यू आती है 0.18, ठीक है। 189 ऐसे आगे भी होता है बट अप्रॉक्सीमेट ले ली जाती है। दूसरा आपका मोल फ्रैक्शन CH2Cl2 का है, ये थोड़ा सा मैं क्लियर लिख देती हूँ, YCH2Cl2 1 में से माइनस कर लोगे, 1 माइनस 0.18 एंड इट विल कम आउट टू बी 0.82, ठीक। तो ये हो गया आपका पूरा ये क्वेश्चन। इसी तरह का मतलब इसी पे बेस आपका एक न्यूमेरिकल और करते हैं। ये आपका बिल्कुल सिंपल था, देखो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था, ठीक है। जस्ट ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमेशा मैं कहती हूँ पहले गिवन लिखा करो, उसके बाद समझा करो कि क्वेश्चन में निकालना क्या था, फॉर्मूले में से कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होगी, वही निकालना होगा। एंड यूजुअली आप लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। न्यूमेरिकल मैं बोलती हूँ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि न्यूमेरिकल्स के मार्क्स आपको पूरे मिलते हैं, आप करेक्ट करते हो तो न्यूमेरिकल आपको उसके पूरे मार्क्स मिलते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ी होती नहीं है, थ्योरी लिखने में आपका कई बार लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, कहीं कुछ
मार्क्स कम होने के चांसेस हैं। न्यूमेरिकल में मार्क्स कम होने के चांसेस नहीं है, अगर आपको आता है तो क्लियर कट आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू लिक्विड्स x एंड y ऑन मिक्सिंग फॉर्म एन आइडल सॉल्यूशन। ठीक है, दो लिक्विड्स दिए हुए हैं x और y के नाम से, और वो दोनों मिला के आइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। एट 30 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 मोल्स ऑफ x एंड 1 मोल ऑफ y इज दिस मच। मतलब आपको वेपर प्रेशर दे दिया सॉल्यूशन का जिसमें 3 मोल्स x हैं 1 मोल y है, उसका दे दिया। ऐसे ही एक और केस दिया जहाँ पे 4 मोल्स x हैं 1 मोल y है, वहाँ पे भी वेपर प्रेशर दिया हुआ है। आपको निकालना है व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ x एंड y इन प्योर स्टेट। बहुत सिंपल है, जैसे आप वो नहीं करते हो, दो इक्वेशंस निकालते हो, ठीक है, एंड उसके बाद उसको प्लस या माइनस करके कैलकुलेट कर लेते हो, सेम थिंग है। क्या करेंगे हम, जो चीज़ पूछी हुई है उसी को लेट कर लो। सो लेट वेपर प्रेशर ऑफ x इन प्योर स्टेट में, ब्रैकेट में कर देती हूँ मैं, प्योर स्टेट में क्या हो जाएगा P नॉट x, एंड ऐसे ही y का P नॉट y। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, देखो जो कंपैरिजन करना है आपको P टोटल के साथ करना है ना, आपको चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो पहले हम करते हैं मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट, क्योंकि आपको मोल्स दिए हुए हैं। एक आपका फर्स्ट केस है, दो केसेस है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा 3/4, टोटल 4 है, 3/4 0.75। ऐसे ही किसका निकालोगे, y का, मोल फ्रैक्शन ऑफ y 1/4 0.25। अब आप इसमें रॉयल्स लॉ लगाओ, क्या हो जाएगा, बाय अप्लाइंग रॉयल्स लॉ हमने किया P टोटल इज इक्वल टू Px प्लस Py, यही होना था ना। इसके लिए आप करोगे, सॉरी ए लिख दिया मैंने गलती से, यानी कि मोल फ्रैक्शन आपका x का, और जो आपने कैलकुलेट कर रखा है मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, उसकी जो प्योर स्टेट वाली वैल्यू है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन x के केस में कंफ्यूज मत होना है, सब कुछ यहाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दिख रहा है, P नॉट x प्लस मोल फ्रैक्शन y का मल्टीप्लाइड बाय P नॉट y। यहाँ वैल्यूज पुट करो, मोल फ्रैक्शन आपकी कितनी आई है x की 0.75 इंटू, ये तो आपका था नहीं, P नॉट x प्लस 0.25 इंटू P नॉट y। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, फर्स्ट केस में दिया हुआ है ना, ये रहा 550, इसके इक्वल पुट कर देते हैं और इसको वैल्यू दे देते हैं 1। ऐसे ही सेकंड केस में मैं देखो डायरेक्टली कर ले रही हूँ, x, चलो छोड़ो इसको ऐसे लिख लेती हूँ वरना आपको क्लियर नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ x, यहाँ क्या आ जाएगा, दिया हुआ था आपको 4 मोल्स ऑफ x और 1 मोल ऑफ y, तो यानी 4/5। ओके, और मोल फ्रैक्शन ऑफ y 1/5, ये होगा 0.80, ये हो जाएगा 0.20। ठीक है, यहाँ भी कैलकुलेट कर लें, P टोटल आपका आ जाएगा Px प्लस Py में मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ 0.80 इंटू P नॉट x प्लस 0.20 इंटू P नॉट y, किसके बराबर है ये, इट इज़ इक्वल टू 560 दिया हुआ था। ठीक है, 560 इज इक्वल टू 0.80 P नॉट x प्लस 0.20 P नॉट y, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से आपको कैलकुलेट कर लेना है, जस्ट आप इसको इक्वेट कर लो जिस हिसाब से आपने आप मल्टीप्लाई कर देते ना, ताकि आप कैंसिल आउट कर सको। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट वाली इक्वेशन बन जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या कर लेंगे हम, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यस 2200 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3P नॉट x प्लस 3 टाइम्स हो जाएगा ना इसका, 3P नॉट x और 1P नॉट y लिखो या P नॉट y। दूसरे के केस में आ जाएगा 2800, इस वाले में यहाँ पे भी आपका आ जाएगा, अगर मैं कैलकुलेट करूँ यस 4P नॉट x प्लस P नॉट y। अब अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से आप कैलकुलेट करके ऑब्वियस सी बात है सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका, ये मैं कैलकुलेट पूरा नहीं कर रही हूँ, दिस यू कैन डू ऑन योर ओन। ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर लिया P नॉट y, ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी P नॉट y नहीं P नॉट x, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 600 यहाँ से देख सकते हो ना, 600 आ जाएगी, हाँ क्योंकि ये भी 1 आ जाएगा ना, 600 आ जाएगी, 600 मिलीमीटर।
और पी नॉट वाई जब आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, जैसे 2200 इज इक्वल टू 3 इंटू 600 प्लस पी नॉट वाई। तो 3 इंटू 600 कितना होता है 1800, 1800 और 2200 को माइनस करोगे कितना आ गया 4, सो 400 मिलीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। आपको दोनों का वेपर प्रेशर ही निकालना था इन प्योर स्टेट में, सो आपने ये कैलकुलेट कर लिया। बहुत सिंपल था ना, इसी तरह से हो सकता था कोई दो इक्वेशंस के साथ आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ता। ठीक है, ओके गाइज, तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब आई थिंक नेक्स्ट हमारा शायद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, चाहे वो +2 का एग्जाम है, चाहे वो आपका नीट IIT-JEE का एग्जाम है, कहीं पे भी, इनफैक्ट जो एंट्रेंस एग्जाम आपके बाकी भी होते हैं ना, उनमें भी कहीं ना कहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ तक का अपना ये चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो, एंड इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। सो ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप अनरोलिंग द मैं अपनी टैगलाइन ही भूल गई ज़्यादा इंग्रॉस्ड हो गई अपने टॉपिक में। एंड yes, keep unrolling the mystery of chemistry with myself Lorica at our channel Chemophilus Lorica. प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहो, बहुत मोटिवेट करता है मुझे, हैप्पीनेस होती है उससे और मोटिवेशन, दोनों ही चीज़ होती है, मोटिवेशन एंड हैप्पीनेस बोथ वे, है ना, अच्छा लगता है। एंड आप कमेंट सेक्शन में बताते रहो जो भी आपको अच्छा बुरा जो लग रहा है, गिले शिकवे वॉट एवर यू वांट टू से, ठीक है। हाँ बट ऐसा ना हो, थोड़ा सेंसिबल कहो। बहुत से लोग वैसे थैंक्स टू गॉड ऐसा करते नहीं है मेरे चैनल पे, ना ही करे तो अच्छा है, फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है। डिसेंट कमेंट्स ही आते हैं, तो एक्सपेक्ट करती हूँ मैं कि ऐसे ही कमेंट्स आएंगे। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।